Evolution. Unit of evolution is population. Driving force for evolution is what? Driving force for evolution is radiation. Nine. हाँ, driving force for evolution is natural selection. कौन है? Natural selection. Driving force for evolution is natural selection. Clear? And unit of natural selection is? Yes. Unit of natural selection is individual. कौन है? Individual. Raw material for evolution is variation. And ultimate source of variation is mutation. इधर आ जाओ, साइड में जाओ. कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे. ये पॉइंट्स सभी के
अच्छी तरह से नोटेड हो जाने चाहिए। इवोल्यूशन के संबंध में इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इवोल्यूशन किसी इंडिविजुअल में दिखाई नहीं देगा। किसमें दिखाई देगा? इवोल्यूशन पॉपुलेशन में दिखाई देगा कि भाई क्या एक नेक्स्ट जनरेशन के बाद जो दूसरी जनरेशन आ रही है, उसके बाद फिर तीसरी जनरेशन आ रही है, फिर चौथी जनरेशन आ रही है, जो उनकी पॉपुलेशन बन रही है, उसमें दिखाई देगा क्या चेंजेस आए हैं। तो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इसलिए किसे कहा गया है? पॉपुलेशन में दिखाई देता है। ठीक। इवोल्यूशन करने के लिए, ये इवोल्यूशन को बताने के लिए, इवोल्यूशन को प्रारंभ करने के लिए या इवोल्यूशन को स्थापित करने के लिए जो सोर्स या फोर्स चाहिए वो कौन है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सेलेक्ट करती है, नेचर सेलेक्ट करती है। तो नेचुरल सिलेक्शन। अब जब नेचुरल सिलेक्शन होगा, अब नेचुरल सिलेक्शन किसे करेगी? वो नेचुरल सिलेक्शन किसे किया जाएगा? इंडिविजुअल को। पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल नेचुरल सिलेक्ट किए जाएंगे। बहुत सारे जिराफ हैं, कुछ की गर्दन लंबी है, कुछ की छोटी है, तो जिनकी लंबी है वो सेलेक्ट कर लिए, जिनकी लंबी नहीं थी उन्हें डिस्कार्ड कर दिया। तो यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज इंडिविजुअल। ठीक। अब नेचुरल सिलेक्शन के लिए हमारी बॉडी में या किसी इंडिविजुअल की बॉडी में जो छोटी छोटी मटेरियल होना चाहिए, जो छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में, वो कौन है? वेरिएशंस। और वेरिएशन कहां से आती हैं? म्यूटेशन से आती हैं। वेरिएशन कैसे आती है? म्यूटेशन से आती है। तो इसलिए ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए? यस सर। सभी ने नोट डाउन कर लिया इनको? यस सर। अपनी कॉपी में अच्छी तरह से इन्हें लिख लें। यस सर। इवोल्यूशन। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज, एक धीरे धीरे चेंज आता है। और जब ये चेंज धीरे धीरे आता है तो हम जानते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन सिंपलिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ती है। उसका स्ट्रक्चर सिंपल से क्या हो जाता है? तो क्या इवोल्यूशन का एम सिंपलिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी है? यस सर। नो। इसका आंसर क्या है? नो। द एम क्यों चाहेगी भाई कॉम्प्लेक्स बनाना? वो ये एम थोड़ा ना इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन का ये एम नहीं है। इवोल्यूशन का एम है फिटनेस फॉर द एनवायरमेंट। क्या एम है? जो एनवायरमेंट एग्जिस्ट है उसके विरुद्ध फिटनेस आ जाए, ये एम है। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो ये एम नहीं है, ये तो आ रही है, बाय प्रोडक्ट के रूप में आ रही है, बट इट इज नॉट ए मेन एम। एम मेन क्या है? फिटनेस टू द एनवायरमेंट। जब फिटनेस होगी एनवायरमेंट के साथ, हमारी फिटनेस, तभी आप औरों से बेटर कर पाएंगे। और जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में उनसे बेटर कर पाएंगे। उनसे बेटर कर पाएंगे तो उनसे बेटर में आप बेटर फीडिंग कर पाएंगे। फीडिंग एंड ब्रीडिंग। फीडिंग एंड ब्रीडिंग, ये ऑब्जेक्ट है भाई किसी भी पॉपुलेशन का, किसी भी इवोल्यूशन का, कि प्रॉपर फीडिंग हो। जहां फीडिंग होगी वहीं ब्रीडिंग होगी। जब फीडिंग होगी तो वहीं पर क्या होगी? ब्रीडिंग। इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवोल्यूशन क्या है भैया? ये हमेशा चलता रहता है, अब भी चल रहा है। अब लाइफ ओरिजिन नहीं हो रही है, लेकिन लाइफ को इवॉल्व किया जा रहा है। लाइफ इवोल्यूट हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है लाइफ, और ये लगातार चलता जा रहा है और चलता रहेगा। आप कह सकते हैं
कि जी हम में तो कई सदियों से हम ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, क्या चेंज आया है हमें? क्या इवोल्यूशनरी चेंज आया है? कुछ आया चेंज आप में? जब हम इवोल्यूशनरी चेंज की बात करते हैं तो बेटा इवोल्यूशनरी चेंज का मतलब केवल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकली चेंज नहीं होता। इसका मतलब फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंज भी होता है। आपने इस अभी थोड़े दिनों पहले ही कोविड 19 को झेला है। कोविड 19 को झेलने में बहुत से लोग निकल गए, लेकिन आपकी बॉडी में कोई नया अंग नहीं बना, लेकिन आपके शरीर के भीतर फिजियोलॉजिकल चेंजेस और जो बायोकेमिकल चेंज आए, उनसे आपने उसके विरुद्ध लड़ाई की, इवॉल्व किया अपने आप। तो ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन का मतलब हमेशा ये मान के चलें कि भाई इवोल्यूशन होने का मतलब कोई नए अंग ही निकल आएंगे, वही इवोल्यूशन है अकेला। ये मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली तो है ही है, इसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल भी है। आपकी फिजियोलॉजी चेंज हुई है, आपकी बायोकेमिस्ट्री चेंज हुई है बॉडी की। इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। अगर आप ये मान के चलें कि भाई इवोल्यूशन केवल मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकली है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। क्लियर? आप में जब चेंजेस आते हैं, मैंने कहा है कि चेंजेस आर द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, लगातार कंटिन्यूअस चेंज है, ग्रेजुअल चेंज। क्या अब एक प्रश्न आता है, क्या ऑल चेंजेस आर इवोल्यूशन? अब एक प्रश्न ये आता है, क्या सारे चेंज इवोल्यूशन है? हैं? बताइए, इज ऑल चेंजेस आर इवोल्यूशन? कुछ बच्चे गर्दन ना में हिला रहे हैं, कुछ शांत हैं, कुछ कंफ्यूज है कि यस बोले या नो बोले, लेकिन कुछ ने गर्दन हिला दी कि नहीं। यस वाले भी हैं या नहीं है? यस वाला कोई नहीं। तो कुछ ना पे हैं, कुछ ना और यस के बीच में थोड़ा सा उन्हें डाउट हो रहा है। ऑल चेंजेस आर नॉट इवोल्यूशन। कैसे? देखिए, सपोज कीजिए एक फ्रॉग है, फ्रॉग की लाइफ साइकिल को हम देखें। फ्रॉग ने एग दिए, है ना? एग से फिर लार्वा आएंगे, टेडपोल आएंगे, उससे फिर मेटामॉर्फिस होके एडल्ट फ्रॉग बने। तो वो भी तो चेंजेस आए ना उसके जीवन में, बट दे आर नॉट इवोल्यूशन, दे आर द पार्ट ऑफ देयर लाइफ हिस्ट्री। वो तो सेटल्ड हो गया वहां पर। तो इसलिए हम कहते हैं ऑल चेंजेस आर नॉट। पहले तो हम कहेंगे ग्रेजुअल चेंज इज इवोल्यूशन। इन इवोल्यूशन ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, लेकिन ऑल चेंजेस आर नॉट इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन के बाद, इससे पहले आप जान चुके हैं, इवोल्यूशन कई डायरेक्शन में हो सकता है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल। ठीक है? These all are evolution, but all changes are not इवोल्यूशन। के बारे में कुछ जो बातें हैं वो हमें जान लेनी चाहिए। इवोल्यूशन इज नॉट इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है इवोल्यूशन। एक बार जब हो गया तो आप वापस उस फॉर्म में नहीं आएंगे, है ना? आपका वो एक बहुत गलत परसेप्शन है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के बीच में। आप किससे डेवलप हुए हैं? मंकी से या एप से? हैं? एप से। मंकी से हुआ है कोई? हैं? आप एप से भी नहीं डेवलप हुए, यही मिसकंसेप्शन है। प्राइमेट्स का, एप्स का और मंकी का एंसिस्टर एक था। देखो इवोल्यूशन को समझिए। इवोल्यूशन में एक लैडर, हाँ, इवोल्यूशन इज नॉट ए लैडर लाइक प्रोसेस। इट इज नॉट ए लैडर लाइक प्रोसेस नहीं है कि एक सीढ़ी के बाद दूसरी आएगी, दूसरे के बाद सीढ़ी आएगी, कि पहले सारे मर जाएंगे फिर दूसरे आएंगे, फिर दूसरे सारे मर जाएंगे फिर तीसरे आएंगे। नो,
ये नहीं है इवोल्यूशन का मतलब कि पहले सारे बंदर आदमी में बदल जाएंगे, सारे बंदर खत्म हो जाएंगे। ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं। आपका मन की एप्स एंड प्राइमेट्स का जो एंसिस्टर है वो एक ही है। वहीं से अलग अलग शाखाओं में विभिन्न कंडीशंस में ये आए हैं। ठीक है। हाँ, आप ये तो कह सकते हैं कि जो हमारा एंसिस्टर था ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है, इसने अपने आप में मॉडिफाई कर लिया, चेंज कर लिया है, इसने अपने आप में चेंज कर दिया। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि भैया हम ऊपर की तरफ बढ़े हैं, अब क्या हम वापस उसी एंसेस्टर में बन सकते हैं जहां से हम विकसित हुए हैं, या एप्स वहां उस एंसेस्टर में चेंज हो सकते हैं जहां से वो आए हैं, या मंकी जा सकते हैं वहां? इट मीन्स इवॉल्व एक बार अब हो गए तो अब हमें आगे ही जाना है, हम पीछे नहीं आ सकते। तो इवोल्यूशन इज नॉट नॉट रिवर्सिबल, प्रोग्रेसिव है। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं कह रहा था आपसे, सिंपलिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी पे हम डिस्कस कर रहे थे। भाई सिंपल से सिंपल फॉर्म से क्या आ जाती है, हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चले जाते हैं। अगर इवोल्यूशन का एम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता तो सारे सिंपल जानवर खत्म हो जाने चाहिए थे, इनकी बॉडी सिंपल है। पैरासाइट्स जितने भी होते हैं उनकी बहुत बॉडी सबसे ज्यादा सिंपल पैरासाइट्स की होती है, सीधे सीधे होते हैं, सब कुछ उन्हें तक तैयार चाहिए, कुछ संघर्ष ज्यादा करना नहीं है, है? तो इसलिए क्या होता है, आपकी बॉडी में सिंपल है। सिंपल आपने देखा होगा जितने पैरासाइट्स हैं पैरासिटिक होते हैं, सिंपल किसी में इंटेस्टाइन है, किसी में नहीं है, किसी में गट है, तो बहुत प्रिमिटिव टाइप की है, बिल्कुल सिंपल। बट दे आर एग्जिस्ट स्टिल। क्यों? क्योंकि उन्हें एनवायरमेंट में संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जा रहे, वो समाप्त नहीं हो रहे। तो सिंप्लिसिटी इज कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द एम ऑफ इवोल्यूशन। तो फिर इवोल्यूशन का एम क्या है? फिटनेस फॉर द एनवायरमेंट, फॉर सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग करेंगे तभी तो वो पॉपुलेशन आके इवोल्व होगी, ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो वही का वही समाप्त हो गया मामला, फिर तो इवोल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रहा है। और इवोल्यूशन के बारे में एक दो बातें और हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। जब इवोल्यूशन होता है तो इवोल्यूशन को फोर्सफुली नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं भाई आप सब लोग यहां बैठे हैं, और अब मैं इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देता हूं और टेम्परेचर बढ़ा के 70 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, सब जिंदे रहो, मैं फोर्स है और खुद बाहर निकल जाता हूं, मैं नहीं रहूंगा, तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? मैंने फोर्स कर दिया कि भाई रहो जीवित, नहीं होगा ऐसा। फोर्सफुली किसी को एनवायरमेंट में नहीं इवॉल्व कर सकते, एक ग्रेजुअल चेंज है भाई, इसलिए कहा है इवोल्यूशन इज ए ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल चेंज होता है, इसे फोर्स नहीं किया जा सकता, फोर्स करके हम इवोल्व चीजों को नहीं कर सकते, ग्रेजुअल चेंज है। आप में ऐसा थोड़ी ना कि एकदम नए ऑर्गन्स निकल आएंगे जो टेम्परेचर को सहन कर लेंगे, या आप में एकदम आपकी फिजियोलॉजी एकदम चेंज हो जाएगी, फिजियोलॉजी चेंज होगी धीरे 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 धीरे। 19 से संघर्ष कर रहे हो आप कोविड के लिए, अपने अंदर चेंज लाने के लिए, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकली चेंज लाने के लिए, है ना? लगातार अपने अंदर चेंज किए जा रहे हो, कभी वैक्सीन ठुकवा रहे हो अपने, कभी मास्क लगा रहे हो, है ना?
तो भैया अपनी बॉडी के अंदर आप एक चेंज ला रहे हैं धीरे धीरे, एकदम नहीं आया वो चेंज की अच्छा 19 में आया तो एकदम चेंज आ गया, धीरे धीरे आ रहा है चेंज। तो इवोल्यूशन को हम फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर सकते, इवोल्यूशन तो ग्रेजुअल चेंज से ही आएगा। ठीक, तो ये इवोल्यूशन के बारे में कुछ बातें हैं, एक दो बातें और याद आएंगी तो बीच बीच में आपको इवोल्यूशन के संबंध में बता दी जाएगी। अब एक प्रश्न और आता है, क्या एक इंडिविजुअल में इवोल्यूशन को देखा जा सकता है कि भाई वो इवोल्व हो गया या नहीं हो गया? भाई मल्टी सेलुलर, तो इनसे लगातार देख रहे हो, कहां से आ रहे हो? बस से आते हो क्या? बस वाला प्रॉब्लम है थोड़ी सी, दूसरे के हाथ में होती है ड्राइविंग, क्या करते हैं? हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप? इंडिविजुअल में इवोल्यूशन को देखा जा सकता है, कुछ माइक्रोब्स में तो देख सकते हैं आप, छोटे छोटे जानवर है, लाइफ साइकिल उनके छोटे छोटे हैं, तो आप उनकी एक पॉपुलेशन गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, पांचवी गई, 10-11 पॉपुलेशन आपके सामने से निकल जाती है तो आप उसमें चेंज देख लेते हैं। लेकिन मैं कहूं एक व्यक्ति अपनी मानव जाति में इवोल्यूशन को देखे तो क्या वो देख सकता है? इट इज वेरी टफ जॉब, इम्पॉसिबल है लग। क्यों? क्योंकि भाई उसकी उम्र और आपकी उम्र तो लगभग बराबर है, तो वो नहीं देख। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं इंडिविजुअल में, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो, या एनवायरमेंट में, या कुछ ऐसा सेटअप हो जाते हैं जो ये बताती हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। ऐसे वो सब चीजें जो इवोल्यूशन को प्रमाणित करते हैं, दे आर नोन एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन या एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। उन्हें हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन के क्या है? ये एविडेंस है, प्रमाण है भाई, ये सिद्ध करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है या नहीं। तो ऐसे कुछ प्रमाणों के बारे में भी हमें जानना है जो ये प्रूफ करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ। भाई इवोल्यूशन कह रहे हैं हम, इवोल्यूशन इवोल्यूशन सीख रहे हैं, तो आप प्रमाणित भी करना है कि इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ। फरहान बेटा ये उतार लो किसी से। जबकि ज्यादा बच्चे को नहीं है, एक दो हिंदी मीडियम वाले हैं। समझ में आ रहा है हिंदी मीडियम वालों को? थोड़ा थोड़ा सारा है, पक्का आ रहा है ना समझ में? कहीं मैं बीच बीच में कर लूंगा, आपका भी जुगाड़ कर दूंगा, है बीच बीच में हिंदी के शब्द बोल दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए आप। है विकास के प्रमाण, प्रमाण, सर जी एविडेंस, एविडेंस, ये प्रणाम नहीं है, प्रमाण है। हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में भी ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज ही करते हैं, जैसे प्रमाण और परिणाम, परिणाम, परिमाप और परिणाम, है ना? तो इसलिए हाँ, वो भी हमें पता रहने चाहिए, इंग्लिश वालों को पता रहने चाहिए भाई हिंदी में भी एविडेंस और इवोल्यूशन। कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो एनाटॉमिकल है, कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो ज्योग्राफिकल, कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल। तो सभी को हमें देखना है, हर तरह के कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियोम्स, तो सभी प्रमाणों को हमें वन बाय वन करके हमें अध्ययन करेंगे।
एविडेंस जो हमारे एनाटॉमिकली है उसमें सबसे पहले आते हैं होमोलोगस ऑर्गन। कौन से ऑर्गन आते हैं बेटा? होमोलोगस। होमोलोगस। समझात। होमोलोगस को क्या कहते हैं? समझात। समझात अंग से प्रमाण होमोलोगस ऑर्गन। क्या होते हैं भाई होमोलोगस ऑर्गन? होमोलोगस ऑर्गन क्या है? एक बच्चे ने बताया है दे आर द सेम इन स्ट्रक्चर फंक्शंस अलग अलग होते बट डिफर इन स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग। अब स्ट्रक्चर सेम होने से और फंक्शन डिफर होने से भी होता यह है कि उनका जो रूप रंग है उसमें परिवर्तन आ जाता है। और जब उसमें परिवर्तन आ जाता है तो ये मान लिया जाता है कि भाई ये कोई अलग संरचना है। लेकिन जब उनके भीतर घुसा जाता है तो देखा जाता है कि भाई ये तो सेम स्ट्रक्चर वाले प्राणी हैं। है ना। अब भैया स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफर हो, ये सबसे पहले किस तरफ की ओर इशारा करता है? किस तरफ इशारा करता है? इवोल्यूशन जो है फैल रहा है या एक जगह इकट्ठा हो रहा है? कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है कि भैया एक ही संरचना है, एक ही संरचना थी और फंक्शन एनवायरमेंट में अलग अलग कंडीशन मिलने के कारण उन्हें अलग अलग काम करने पड़ गए और उसके कारण वो अलग अलग दिशाओं में विकसित हो गए, अलग अलग रूपों में विकसित हो गए। अलग अलग रूप में विकसित होते होते धीरे धीरे अलग अलग प्रजाति के रूप में फैल गए। तो ये कैसा इवोल्यूशन है बेटा? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है बेटा। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। और ये ऑर्गन जो ओरिजिन जो स्ट्रक्चर में सेम है लेकिन फंक्शन में डिफर है, ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। ये वर्टिब्रेट्स में भी दिखाई देते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में भी दिखाई देते हैं, कुछ प्लांट्स में भी दिखाई देते हैं, इंसेक्ट्स में भी दिखाई, है ना, सब में दिखाई देते हैं। ऐसे ऑर्गन्स अगर हम वर्टिब्रेट्स में देखें तो कुछ कोई चार अलग प्रकार के वर्टिब्रेट्स बता बेटा मुझे, खड़ा होके फरहान। फिर आज यही काम, चार अलग अलग प्रकार के वर्टिब्रेट्स बता दे जो पढ़े हैं तूने। याद आ रहे हैं कुछ? नहीं याद आ रहा तो बैठ जाता हूँ। चलिए, एक तो आप ही है, एक तो आप हो वर्टिब्रेट। कितने बच्चे मानते हैं कि वो वर्टिब्रेट्स हैं? हाथ खड़ा करो, वर्टिब्रेट्स कितने हैं? और कितने बच्चे मानते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है? कुछ हाथ ही नहीं खड़ा करते तो क्या जॉन से में रखना रख दो। कुछ हाथ नहीं खड़ा करते, वो कहते जॉन से में रखना रख दो भाई। वर्टिब्रेट्स में रखना चाहो वर्टिब्रेट्स में रख दो, इनवर्टिब्रेट बेटा तू वर्टिब्रेट्स है, तू भी वर्टिब्रेट। और घोड़ा, घोड़ा वर्टिब्रेट्स है या नहीं है? परा है। और बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, दीज ऑल आर वर्टिब्रेट्स। लेकिन हम ऐसे वर्टिब्रेट्स लेंगे जो प्राय मैमल्स हैं, मैमल्स के भीतर ही देखेंगे। सारे मैमल्स हैं, सारे क्या है? मैमल्स हैं। पहले तो उनमें ही देख लें, मैमल्स टू मैमल।
अगर आप फोर लिम्ब ऑफ मैन, आप मैमल्स हो, और हमने फोर लिम्ब ऑफ मैन, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स, फोर लिम्ब ऑफ सील, फोर लिम्ब ऑफ बैट, चारों को पकड़ लिया है। सब अगर हम देखें इनके फोर लिम्ब में, तो फोर लिम्ब में ह्यूमरस है भैया, रेडियस अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, थैलेमस, यही तो है, ठीक। और अगर हम हॉर्स की टांगों में देखें, अगली फोर लिम्ब में देखें, उसमें भी यही कंकाल है। अगर हम सील के फ्लीपर्स में देखें, उसमें भी यही कंकाल मिलेगा, यही स्ट्रक्चर मिलेगा। और हम अगर बैट के पंख को देखें, उसमें भी यही स्ट्रक्चर मिलेगा, सब में सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन मनुष्य के हाथ क्या काम करते हैं? नहीं, मनुष्य के हाथ किस लिए है? एक चीज बताइए मुझे, एक और क्वेश्चन आ गया, इससे एक और जहन में आ गया। मनुष्य की वो क्या चीज है जो उसे दूसरे जानवरों से अलग करके इतना सक्सेसफुल प्राणी बनाती है? हम सबसे सक्सेसफुल है क्या नहीं है? तो ऐसी हमें वो क्या चीज है जो हमें औरों से ज्यादा सक्सेसफुल बनाए हुए है? हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस से तो हम इंटेलिजेंट बने हैं, है ना, और अवेयर हैं। सक्सेस बताया मैंने, सक्सेस पूछा, सक्सेस जानते हैं? हाँ, यूज ऑफ टूल्स, हम टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हैं, टूल्स को इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरह से। सबसे अच्छी तरह से टूल्स को इस्तेमाल करने की अगर कोई प्रजाति इस पृथ्वी पर मौजूद है तो वो होमो सैपियंस है। कौन है वो? होमो सैपियंस, नंबर 1। अब वहीं से बात जुड़ी आ गई, भैया टूल्स का इस्तेमाल कब कर पाएंगे हम बेटर? जब हम चीजों को पकड़ पाएंगे, हमारी पकड़ मजबूत होगा। अब अपने हैंड्स को देखें कि अगर आपने देखा जहां से आप इवोल्व हुए थे, चाहे एप हो चाहे मंकी हो, एप कैसे चलता है? एप कैसे चलता है? इन पे चलता है, देखा आपने एप को चलते हुए? देखा होगा कहीं टीवी वगैरह में, तो ऐसे चलता है। लेकिन इसलिए थोड़ा झुका रहता है। आप सीधे हो गए क्योंकि आपके हैंड फ्री हो गए, आपने हैंड को ऐसे मूवमेंट से, लोकोमोशन से फ्री रखा, आपने हैंड्स को रखा वस्तुओं को पकड़ने करने के लिए। वस्तुओं को पकड़ने के लिए आप उपायोजित हैं तो टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टूल्स आपने इस्तेमाल किए तो सबसे सक्सेसफुल बन गए। अब तो आप इंजीनियरिंग में झंडे काट रहे हो, बुर्ज खलीफा बना रहे हो भाई, हाँ? ऊंची ऊंची इमारतें, ये सब इंजीनियरिंग और टूल्स, हाथों का ही कमाल है। तो बड़ी बड़ी चीजें आप बना के अपनी लाइफ को सक्सेस किए जा रहे हैं। तो उसका मेन कारण यही है कि एक ह्यूमन होमोसैपियंस किसका इस्तेमाल करता है? टूल्स का इस्तेमाल करता है। अब आते हैं हाथ पर, तो हमारे हाथ किस चीज काम के लिए है? वस्तुओं को पकड़ने के लिए। घोड़े की अगली टांगे, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स, तोड़ने के लिए है, सरपट सरपट तोड़ता है घोड़ा, इसलिए घोड़ा लिया है हमने क्योंकि वो तोड़ने में काम आता है। सील कहाँ रहती है? सील या वेल, दोनों में से कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो आप, सील ले लो, वेल ले लो, कहाँ रहती है? पानी में रहती है। तो पानी में क्या काम करती है? तैरने का काम करती है। और बैट उड़ने का काम करती है। एंसिस्टर एक ही, क्योंकि भैया एंडोस्केलेटन एक है, एंडोस्केलेटन सबका एक है। लेकिन एक जना वस्तु को पकड़ने, एक ग्रुप ऐसा हुआ जो वस्तु को पकड़ने में एक्सपर्ट हो गया, क्योंकि फिर जब इवोल्यूशन चलेगा तो अलग अलग दिशा में चलेगा, इवोल्यूशन चलेगा तो अलग अलग दिशा में चलेगा, है ना। एक ने वस्तु को पकड़ा, एक दौड़ने में एक्सपर्ट हो गया,
एक तैरने में और एक कूदने में। लेकिन सबसे सफल कौन हुआ? सबसे सफल। लेकिन इन सबका पूर्वज कौन है? एक ही है। सब एक ही पूर्वज की संतान। इट मीन्स होमोलोगस ऑर्गन का ये बताता है कि भैया पूर्वज एक थे, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होने से ऑर्गन्स में विभिन्नता आई। ऑर्गन्स में विभिन्नता आने से शरीर की बनावट में परिवर्तन आया और वो पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से अलग होती चली गई। यही तो जैव विकास है, यही तो इवोल्यूशन है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है कि जो आपको डाइवर्सिटी दिखाई देती है, पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में करें, एक एग्जाम्पल पकड़ें, तो माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स लेते हैं। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स, माउथ पार्ट तो कॉकरोच के भी हैं। कोई बच्चा नहीं बोलेगा। अब मेरे प्रश्न शुरू होंगे जितना मैंने पढ़ाया है उस पर। मुंह से तो नहीं बोलेगा, लेकिन हाथ जरूर खड़ा कर दे। कॉकरोच भी पढ़ा है आपने, मॉस्किटो भी पढ़ लिए थोड़े थोड़े से, हैं? कॉकरोच देखते हैं आप अपने चारों तरफ, मॉस्किटो भी देखते हैं, हनी बी वगैरह भी हैं, बटरफ्लाई भी है, फ्लाई भी है, हाउस फ्लाई, अलग अलग तरह के प्राणी देखते हैं। तो बेटा कॉकरोच के माउथ पार्ट क्या काम करते हैं? हाथ खड़ा करो किसे किसे पर, किस टाइप के होते हैं कॉकरोच के पास? फरहान को याद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फरहान एक अच्छा लड़का है, इसकी याददाश्त बड़ी बड़ी बढ़िया है। जो याद करता है उसे याद रखता भी है। हाँ, इधर से ये, अरे इस बच्ची ने भी हाथ खड़ा कर रखा हाथ। हाँ, ये बताएगी। हाँ, बाइटिंग एंड च्यूइंग। च्यूइंग करता है, बाइट करता है, च्यूइंग करता है। बिल्कुल ठीक बात है ना? बाइटिंग एंड च्यूइंग है। हनी बी के बता सकता है कोई? हनी बी की नहीं, हनी बी शक नहीं करती। हनी बी शक नहीं करती है। हनी बी के होते हैं च्यूइंग एंड लैपिंग। क्या करती है? लैपिंग करती है। हनी बी क्या करती है? याद रहेगा आपको, इसलिए बताया कि लैपिंग करती है ना? अब आता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई लैपिंग चाटना। हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, कैसे होते हैं उसके माउथ पार्ट? किसी ने घरेलू मक्खी को बहुत ध्यान से देखा है जब वो चीजों को खाती है? देखा है? किसने देखा है खाती है मक्खी को? कुछ नहीं देखते तुम, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और मक्खी को नहीं, इसने देखा है क्या करती है वो? देखा है कभी? सर जी आगे के ढंग से यूं करें बस, ऐसे करके यूं करें। नहीं। जब जिस ऑब्जेक्ट पे बैठती है, बताओ कैसे होते हैं? आपने थोड़ी सी चीनी रखी है, मक्खी आएगी बैठेगी, या थोड़ी सी शक्कर रखी, बूरा रखा जो और थोड़ा सा फाइन पार्टिकल्स में कर देता हूं, तो वो क्या करती है जानते हैं? किसी को नहीं पता। स्पॉन्जिन टाइप होते हैं। जैसे आपका पानी गिर जाए ना मेज पे, और आप एक कपड़ा लाके उससे सोख लेते हैं कपड़े पानी को, है ना? और फिर तो उसके भी स्पॉन्जिन टाइप होते हैं। आगे देखना, उसको जो निकालते हैं ना, वो थूथन निकालती है, वो आगे से थोड़ी सी चपटी होती है, वो स्पॉन्ज की तरह खींचती है। तो स्पॉन्जिन टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? उसको मिलता मॉस्किटो के कैसे होते हैं फरार? है। हैं? खाली सक सक कर लेगा, बैठेगा और सक करना शुरू कर देगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अबे तेरी खाल है, बहता हुआ पानी है, बैठते ही शक करना शुरू कर देगा। बताओ कैसे होता है? हाँ, पहले प्रसिंग करेगा, छेद करेगा पहले, और फिर शक करेगा। ऐसे थोड़ा ना तेरी त्वचा है भैया, कोई भी आएगा और तेरा खून पी के भाग जाएगा। पिर्सिंग एंड सकिंग। सकिंग। क्लियर हो गया? यस और सर। बटरफ्लाई के फ्लाई देखी है? क्या करती है? लैपिंग नहीं करती बटरफ्लाई। लैपिंग तो हाउस फ्लाई करती है, वो सॉरी बी करती है।
उसके होते हैं सिफोनस टाइप। कैसे होते हैं? सिफोनस टाइप। सकिंग टाइप सिफोनस टाइप होते हैं। घुसा देती है अपने सुंड को नेक्टर में, और जैसे कैपिलरी एक्शन से चढ़ती है ना चीजें ऊपर, इस टाइप से उसमें रस ऊपर चढ़ जाता है। तो उसके कैसे होते हैं? सिफोनस टाइप। सबका पूर्वज एक ही था, सबका पूर्वज एक ही था, लेकिन माउथ पार्ट में काम अलग अलग लेने के कारण सबके माउथ पार्ट में डिफरेंस आ गया। फीडिंग, फीडिंग एंड ब्रीडिंग इज द पार्ट ऑफ। तो भैया फीडिंग के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा ना, है? फीडिंग के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो चेंज आ गया इनवर्टिब्रेट्स में भी चेंज, है ना? ऐसे ही यदि हम प्लांट्स में देखें, तो प्लांट्स में एक एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, बोगनविलिया के थॉर्न एंड कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स। दे आर होमोलोगस बट डिफरेंट इन फंक्शन। थॉर्न का क्या काम होता है? थॉर्न क्या करते हैं? हैं? थॉर्न क्या करते हैं? बोगनविलिया में तो प्रोटेक्शन, अलग अलग में अलग अलग काम है। थॉर्न के भी कुछ काम अलग है, कुछ थॉर्न भी आप बॉटनी में पढ़ेंगे तो थॉर्न सारे के सारे, ये नहीं कि भैया एक्सिलरी एक्सिलरी जो बर्ड है उससे ही डेवलप हो गए, है ना? थ्रोन की भी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। कुछ थ्रोन किसी चीज से डेवलप होते हैं, कुछ चीज थ्रोन किसी चीज से डेवलप होते हैं, लेकिन बोगनविलिया में एक्सिस में होते हैं, है ना? यहाँ पे एक्सेल बर्ड होती है ना, तो ये बर्ड किस में चेंज हो जाती है? थ्रोन में। और ऐसे ही कद्दू वगैरह में ये बर्ड किस में बदल जाती है? बट किसमें बदल जाती है? टेंडल सारा लेके ऊपर चढ़ने का काम करते हैं, थ्रोन प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बनाए रखते हैं चीजों को। तो भैया इसका मतलब होमोलोगस ऑर्गन आपको इवोल्यूशनरी रेस में बनाए रखने का काम करते हैं, और वो ये बताते हैं इनके एविडेंस कि भैया जैव विकास तो हुआ है, वरना सब में एक जैसे ऑर्गन होते अगर अच्छा, जैव विकास में एनवायरमेंट लगातार चेंज होता है, एनवायरमेंट में लगातार इवोल्यूशन भी लगातार हो रहा है। चेंज बंद नहीं होगा, इवोल्यूशन भी बंद नहीं होगा, इसलिए हमने कहा इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवोल्यूशन क्या है? क्योंकि एनवायरमेंट में लगातार चेंजेस है, और उन चेंजेस के विरुद्ध ही तो एडेप्ट होना है, उन चेंज के विरुद्ध ही तो जीवों को एडेप्ट होना है। उसी में एक ऑर्गन थे होमोलोगस और समजात अंग। कौन से अंग है बेटा? तो समझ में आया समजात अंगों के बारे में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बीच में कोई कंफ्यूजन है होमोलोगस ऑर्गन के बारे में? होमोलोगस ऑर्गन से मिलते जुलते एक और ऑर्गन है, दे आर एनालोग। समवृत्तीय अंग, हिंदी में क्या कहते हैं उन्हें? समवृत्तीय अंग। याद है मुझे समझात और समवृत्ति, इसलिए मैंने बता दिया। ये उल्टे हैं, ये होमोलॉगस से क्या है? क्या है उल्टा इनमें? फंक्शन, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग। एक फंक्शन के लिए अलग अलग ग्रुप के जीव एक फंक्शन करते हैं, अलग अलग समूह के हैं ये जीव और फंक्शन करते हैं एक। तो इस तरह का जो इवोल्यूशन है वो किस टाइप का हुआ? एक ही जगह केंद्रित हो रहा है, तो एक ही जगह, तो इसे हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कौन सा कहेंगे बेटा इसे? डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? सही रास्ता कौन सा है? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट वेरिएशन लाता है, कन्वर्जेंट तो खत्म करता है ना, विशेषताओं को खत्म करता है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब भैया ऐसे भी क्या ऑर्गन है जो स्ट्रक्चर में तो एक हो और फंक्शन में अलग हो? फरहान, स्ट्रक्चर में एक है और फंक्शन में अलग है, कौन है वो? उन ऑर्गन को क्या कहेंगे हम? अबे कहीं दिमाग की दही मत खोल,
दिमाग लगा। अब मैंने एनालॉगस पढ़ाया तो पूछेगा सर ने एनालॉगस ही पूछा होगा, है ना? कौन से ऑर्गन है वो? होमोलोगस है बेटा। कौन से है? होमो। हाँ, एनालॉगस कौन है? फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर अलग। आप जरा देखें, विंग्स होते हैं भैया, बर्ड्स में भी विंग है ना? और यही विंग्स हनी बी में भी है, कॉकरोच में भी है, सब में है? दोनों का काम क्या है? क्या दोनों के स्ट्रक्चर सेम है? हैं? नहीं है। क्या अंतर है भैया? एक में तो एंडोस्केलेटन है और इंसेक्ट्स में एंडोस्केलेटन नहीं है। उनमें तो भैया जो उनकी बॉडी वाल है उसका एक्सटेंशन हो गया है, बॉडी वाल एक्सटेंड होके विंग्स के रूप में आ गई है, उससे वो काम चला रहे हैं? तो इट मीन्स दे आर एनालोगस। अब आपके जहन में एक प्रश्न आएगा कि भैया ये एनालोगस ऑर्गन जो है ये क्या काम करते हैं, ये इवोल्यूशन से इनका क्या लेना देना? बहुत सारे साइंटिस्ट इन्हें इवोल्यूशनरी ऑर्गन्स नहीं मानते, और है भी नहीं, और है भी नहीं, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कोई इवोल्यूशन की लाइन पे चल ही नहीं रहे हैं भैया। इंसेक्ट्स का संबंध, अब ये तो ऐसे है, एमीबा की भी टांगे हैं और हमारी भी टांगे हैं चलने की, तो एमीबा के सूडोपोडिया और हमारे हाथ पैर एक ही हो गए, क्योंकि काम उन्हें भी चलने का करना है, इसे भी हमें भी चलने का करना है। तो क्या कोई समानता है? नहीं, अलग, डिफर, क्वाइट डिफर। तो इसका मतलब ये है, जब भी कभी ये प्रश्न आए, विच ऑर्गन्स इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व या डायरेक्ट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, और उसमें लिखा हुआ हो होमोलोगस ऑर्गन, उसमें लिखा हो वेस्टिजियल ऑर्गन, उसमें लिखा हो एनालोगस ऑर्गन, और उसमें लिखा हो नन ऑफ दीज, तो कौन है? एनालोगस ऑर्गन। क्लियर? ये बात ध्यान रहेगी। और देख लेते हैं, हनी बी में भी डंक होता है और बिच्छू में भी डंक होता है डंक? हनी बी में डंक है और बिच्छू में भी डंक है, दोनों में डंक। हनी बी का डंक क्या है और बिच्छू का डंक क्या है, जरा इसे भी हम पढ़े जाने। हनी बी का जो डंक है बेटा, उसका ओविपोजिटर है, वो मॉडिफाइड हो गया है। कौन? ओविपोजिटर से कुछ नाम याद आ रहा है? ओविपोजिटर, कॉकरोच में पढ़ा होगा आपने, ओविपोजिटर फीमेल कॉकरोच में अंडे सेट करता है, यहां से एग लेइंग होती है ना, एग लेइंग करती है फीमेल कॉकरोच, तो उसमें एग को सेट करने का काम करता है, और एग लेइंग में हेल्प करता है। तो हनी बी में वो क्या बन गया, उसका स्टिंग बन गया। और अगर हम स्कॉर्पियन देखें तो उसके जो बॉडी सिगमेंट है, लास्ट बॉडी सिगमेंट है टेल में, इट कन्वर्ट इनटू स्टिंग। तो दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, दोनों की एनाटॉमी अलग अलग है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम। ऐसे जीव, ऐसे जो उदाहरण है, वो थोड़ा सा इवोल्यूशन की तरफ पिंच करते हैं कि भाई दोनों सेम ही फाइलम के हैं, और दोनों में सेम काम करने के लिए बॉडी के डिफरेंट पोर्शन को अलग होने से वो अलग ग्रुप बनते हैं। तो ये थोड़ा सा करते हैं, लेकिन मैक्सिमम नहीं करते। क्लियर? क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई? तो एनालोगस ऑर्गन हो गए, होमोलोगस ऑर्गन है, ऑर्गन्स की बात चल रही है। तो तीसरे है बेटा, एक और तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, अभी नाम लिया मैंने उनका, वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन से ऑर्गन है बेटा? अवशेषी अंग। कौन से अंग हैं? अवशेषी अंग से प्रमाण। क्या होते हैं अवशेषी अंग बेटा, कोई बताएगा? वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं?
वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? पहले तो फंक्शनल थे लेकिन अब कोई फंक्शन नहीं। पहले कब? परसों? हाँ, इवोल्यूशन के पहले पुरानी पीढ़ी में। पुरानी पीढ़ी में यानी तेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी में। हैं? तो कुछ बताओ वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। इतनी तो आसान परिभाषा है, बता क्यों नहीं रहे हो? पता सबको है, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। कौन बताएगा? हमारी बॉडी में हमेशा रहते वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे मैंने जैसे तो पूछा ही नहीं, अब तो हम परिभाषा पे अटके हुए हैं। अभी जैसे नहीं पूछ रहा हूं, अभी तो मैं वेस्टिजियल ऑर्गन कहूं कि नहीं इस बात। हाँ, वे अंग जो वर्तमान में बहुत रिड्यूस अवस्था में है, फंक्शन अवस्था में नहीं है, लेकिन हमसे संबंधित जीवों में और या हमारे पूर्वजों में वो पूर्ण विकसित अवस्था में थे, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। यानी हम में वो अविकसित हैं, अपूर्ण है। अविकसित हैं, अपूर्ण है, नॉन फंक्शनल है। तीनों बातें हैं इसमें। ना तो वो पूर्ण रूप से डेवलप है, वो रिड्यूस है। अविकसित ना कह के उसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूस। रिड्यूस है वो। दूसरे नॉन फंक्शनल है, हम में तो नहीं है वो, लेकिन हमसे रिलेटेड एनिमल्स में जिनका संबंध हमसे रहा है कभी ना कभी, उनमें और हमारे पूर्वजों में जो अब नहीं है जानवर, उनमें वो पूर्ण विकसित थे, पूर्ण फंक्शनल थे। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं बेटा? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है? क्या आपकी बॉडी में भी आपको ऐसे अंग दिखाई पड़ते हैं? हैं? क्या काम है उनका? तो फिर क्यों है? क्यों दे दिया ऊपर वाले ने? ऊपर वाले ने क्यों दे दिए? क्यों ढो रहे हैं हम उन्हें? जरूरी भाई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये मानती है कि भैया आज की डेट में जो जीव जितनी प्रजातियां हैं वैसी प्रजातियां बना के भेजी गई। वो तो डेवलपमेंट नहीं मानते ना, वो तो इवोल्यूशन नहीं मानते ना। ये मानते हैं? वो तो इवोल्यूशन नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि जो जिस रूप में आज है वैसे ही क्रिएट किए गए। तो मेरा प्रश्न ये है, साइंटिस्ट ये पूछते हैं कि जिन ऑर्गन्स का हम में काम नहीं, वो हमारे क्यों लगा दिए गए, हमें क्यों दे दिए गए? अब अपेंडिक्स का दर्द होता है, जिसे होता है उसे पूछो। होता है ना अपेंडिक्स का दर्द? किसे होता है? किसे होता है? क्या किसी को हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ। हो जाता है अचानक, कभी भी इन्फेक्शन आ जाता है वर्मीफोर अपेंडिक्स में। आपकी बड़ी आंत से लगी हुई एक छोटी सी संरचना है? उसका कोई काम ही नहीं है, अवशेषी है, वेस्टिजियल है, लेकिन आपको परेशान कर दी। वेस्टिजियल ऑर्गन, वर्मीफोर अपेंडिक्स। आप में बहुत सारे अवशेषी अंग है कि नहीं है? एक आधे का नाम बता दो। है ऑरिकुलर मसल। बस चुप रहिए यहीं पे, अभी पूछूंगा कहाँ होते हैं। कितने बच्चों को पता है ऑरिकुलर मसल्स कहाँ होते हैं आपकी बॉडी में? गाय भैंस गर्भ में है तो बहुत देखे होंगे उन्हें। कहाँ होते हैं? हैं? किसी को नहीं पता? एक बच्चे ने नाम लिया ऑरिकुलर मसल तो सारे साइलेंट। नहीं, ऐसा ना करो, कानों से सुना करो बातों को, है ना? जब तक नहीं सुनोगे कानों से तो जवाब नहीं आएगा। चल तू बता दे बेटा कहाँ होते हैं? ईयर पिन्ना में होते हैं, कानों में होते हैं आपके। कहाँ होते हैं? ईयर पिन्ना में होते हैं। मसल्स लगे हुए आप, ऑरिकुलर मसल्स। आप अपने कान हिला सकते हैं क्या? हैं? एक आधा हिला सकता है
कोई एक आधे बच्चे में आ जाते हैं ना, आ जाता है वापस गुण, गुण वापस आ जाता है, हाथ से नहीं लाते हाथ वैसे। की वजह हो गई वो पिताजी मूव हाँ से जबड़े की मूवमेंट से लाता हाँ एक हाँ इससे पता नहीं, याद नहीं आ रहा हमें, एक सीरियल आया, एक होता है गंजा सा बुढ़ा था, वो उसी काम के लिए रखा जाता था, कान हिलाने के लिए रखा जाता था, दिखाने के लिए, वो कान हिलते थे उससे बहुत बढ़ जाता, शायद किसी मूवी में था वो, याद। तो कोई मिल जाएगा कभी ना कभी, एक ग्रुप होता है ना, उसमें एक आधा आ जाता है कि भैया मेरे कान हिलते हैं, लेकिन वो भी परफेक्टली नहीं हिलते, थोड़े बहुत हिलते हैं। गाय भैंस की तरह नहीं हिला सकता हूँ, गाय अपने कान हिला लेती है ना, है हिलाती है नहीं, लेकिन आप नहीं हिला पा रहे हैं, लेकिन आप में भी मसल्स हैं, आप में ऑरिकुलर मसल है, तो भैया क्यों है क्यों है? इट मीन्स आपके पूर्वजों में, आपका डेवलपमेंट कभी ना कभी ऐसे पूर्वजों से हुआ है जिनमें ये मसल्स पूर्ण विकसित अवस्था में, ईयर पिगना मसल्स, ऑरिकुलर मसल्स, एक मसल्स आगे, दूसरे और बताओ दूसरा ऑर्गन है, विजडम टूथ, क्या बताया इसने, विजडम टूथ होता है आप में, किसका निकल गया, कौन सा होता है पता है, ऐसा कौन सा, थर्ड पेयर ऑफ कॉलर थर्ड पेयर ऑफ कॉलर मोलर, वो विजडम टूथ कहलाता है आपका, जो बाद में अक्कलदाढ़ जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाद में निकलती है, आपको परेशान करते जब भी निकलती है, मसूड़े में दर्द कर देती है, इन्फेक्शन भी उसमें होता है, काम तो उसे करना ही कुछ नहीं है, तो काम नहीं कर रही, खून विकसित भी नहीं है, तो भैया वो हो जाती है, अक्कलदाढ़ आने लगती है, और फिर थोड़ी थोड़ी निकलती है बाहर, मसूड़े को काटेगी तो निकलेगी, मसूड़ा काटेगा तो निकलेगा, मसूड़ा काटेगा तो जनरली जबड़े को बेकार कर देती है, आपका जबड़ा भी सुझा देती है, ऐसा चेहरे का स्ट्रक्चर बदल जाता है आपका, है ना, तो उसका भी कोई काम आप में नहीं रह गया। अरे आप जुगाली तो करने वाले जानवर थोड़ी ना रह गए, है ना, आपके पूर्वजों ने करी होगी कभी जुगाली, आपने थोड़ी ना करी है, आप कभी ऐसे फोर फादर से डेवलप हुए होंगे जो जुगाली करते रहे होंगे, है ना, बट आप में उसका कोई काम नहीं रह गया है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, कितने ऑर्गन आ गए, तो और बताओ, बॉडी हेयर, आपके शरीर पे बाल हैं, और धीरे धीरे वो बाल गायब हो गए, केवल कुछ हिस्सों में शेष रह गए हैं अवशेष, जो आपके ज्यादा प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां पर वो हैं, अन्यथा गायब हो गए, क्यों गायब हो गए भाई, पहले तो ये बताओ, बाल का काम क्या है, प्रोटेक्शन किससे, शत्रु से, हाँ हाँ और प्रोटेक्शन किससे, बताओ, इंसेक्ट से, कभी जिसके बालों में मच्छर नहीं काटते सभी कभी ठंड में अपने बालों को देखा है, क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फर बना लेते, बीच में एयर भर लेते हैं, जिससे कि आपको इंसुलेट कर सकें, वो बचा सकें, है ना, आपको बचा सकें, टेम्परेचर मेंटेन करने में काम करते थे बाल, आपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, बालों ने खिसकना शुरू कर दिया ना, धीरे धीरे बाल जो हैं गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे बाल क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, तो हेयर का होना, काम तो कुछ है नहीं, आप भी नाई के जाते हैं कटवाते हैं, हाँ फैशन कराते हैं खड़े करो महिलाएं सौंदर्य के लिए रख लेती हैं, वरना उनका काम तो कुछ है नहीं, परेशान रहती हैं वो उनसे भी, है ना, और पैरासाइट भी पल जाते हैं कभी कभी, तो उन्होंने अलग अलग तरह के पैरासाइट्स आ जाते हैं तो और दिक्कत करते हैं, है ना, तो वेस्टिजियल और वेस्टिजियल, और लेकिन हम में है, तो हमारे पूर्वजों में रहे भैया खूब, है खूब रहे हैं, एप भी वहीं से आया, एप के तो पूरे अब भी, क्योंकि उसने कपड़े पहनने सीखे नहीं, इंटेलिजेंस नहीं आई उसमें उतनी कि कपड़े बना सके पहन सके, आप में आ गई, तो आपके, और बताइए, सलमान है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, अच्छा निप्पल ऑफ मैन, ये बात, ये तो भैया बड़ा टिपिकल है,
जितने यहाँ पे लड़के बैठे सबके निप्पल्स हैं। यस सर। क्या काम लेते हो उनसे? जिम्मेदारी क्यों है फिर? बताने तो नहीं। वाई? कभी सोचा है? चलिए पहले एक्टिव पहले पहले एक्टिव पहले देखिए, हाँ सही आ रहा है, बता नहीं पा रहा है बच्चा। कुछ आपने देखा होगा, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अब भी अलग अलग नहीं, कुछ में अलग हो गए, कुछ में अलग हो गए। हो गए कहा है मैंने, इसका मतलब कभी इकट्ठे रहे होंगे उनके पूर्वजों में भी, है ना? उनके पूर्वजों में भी कभी इकट्ठे रहे होंगे वो, और वही काम आपके निप्पल्स भी करते होंगे जो औरों में करते हैं। लेकिन फिर ये सेपरेशन आ गया, क्योंकि एक अलग डिपार्टमेंट चाहिए भैया। बच्चे को डेवलप होने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, है, ज्यादा विकसित होना है, उसे ज्यादा स्ट्रांग बनना है, तो धीरे 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 मेल अलग फीमेल अलग हुआ, फीमेल अलग हुआ तो कुछ ऑर्गन्स रह गए, कुछ ऑर्गन रह गए जो है ना, जो उसमें आपके क्या है, मैंस निप्पल्स भी, मैंस जो है निप्पल्स भी वेस्टिजियल है, वैसे ही ढो रहे हो। चलिए और बताइए। कॉक्सल बोन टेल बोन कॉक्स, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी अंतिम जो बोन्स हैं वो क्या बना लेती हैं, आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? और फ्यूज्ड होके क्या बन जाती हैं? कॉक्स। अब आप में पूछ तो है नहीं, पूछ तो गायब हो गई। क्यों गायब हो गई आपकी पूछ? काम नहीं लिया हमने उससे कुछ। आपने पूछ से काम लेना बंद कर दिया। क्या काम लेते थे वैसे पूछ से? पेड़ों पे लटकते थे आप पहले पेड़ों पे ही रहते थे आपके पूर्वज, उसने लटकना शुरू किया, आप उछल कूद करते थे, है ना? वो जो है बैलेंस बनाती थी आपका, क्या बनाती थी? बैलेंस। अब वो बैलेंस का काम खत्म हुआ क्योंकि हाथ डेवलप हो गए, बैलेंस का काम कानों ने ले लिया, कान बैलेंस बनाते हैं आपकी बॉडी के, बढ़िया संतुलन है। वो पूंछ आपके कूदते वक्त आपकी दिशा वगैरह बदलने के लिए काम आती थी, स्टेयरिंग था आपका। क्या था? स्टेयरिंग था आपका। तो अब उसका काम खत्म हुआ, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में आप उसे ठो रहे। और कोई एक आधा बता दो, है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। हमारी आंखों में देखा है आपने, एक तरफ को लाल रंग की एक संरचना दिखाई देती है आपको। सर जी। ये सर जी। ये वास्तव में एक मेम्ब्रेन का रिमेनिंग पार्ट है, जो पूरी डेवलप नहीं है, बिल्कुल रिमेनिंग पार्ट है। कभी आपके पूर्वजों में जब आप जलीय जीवन से स्थलीय जीवन की तरफ आए धीरे धीरे, तो इसका काम क्या हो गया, समाप्त होता चल गया। और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन आप लोगों में भी बन गई, कुछ और जानवरों में भी ये वेस्टिजियल ऑर्गन, और जानवरों में भी ये वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में मौजूद है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ऐसे यहाँ पे कैनाइन दांत भी वेस्टिजियल ऑर्गन, आपके कैनाइन दांत भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अपने मांस को चीरते फाड़ने का काम तो खत्म हुआ आपका, है? क्यों फरहान? यह है अपनी सब्जी करना खाने में काम आता है। करने में इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए तो बचे हुए थोड़े होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है जंगल में गए सामने खरगोश दिखाई दिया लपक पड़े, है, चीर फाड़ के कर दिया काम उसका, ऐसा तो नहीं होता ना। कैनाइन दांत का काम खत्म है भैया। आप औजारों का इस्तेमाल करने लगे, चाकू छुरे आपके हाथ में आ गए, मांस को काटने कूटने के लिए सब है, तो उसका काम गायब हो गया, तो कैनाइन दांत भी साफ। ठीक। सबकुटेनियस मसल्स, आपकी जो स्किन है उसके नीचे सबकुटेनियस मसल्स जो है उनका, आपने देखा कभी गाय भैंस को देखा है अपनी पूरे के पूरी बॉडी को वो वाइब्रेट कर लेती है? आप नहीं कर सकते, आप केवल एक ही जगह से कर सकते हैं वाइब्रेट, बताओ कहां से? अपनी स्किन को। हाँ,
वहीं से ये बच्चा कर रहा है, ठीक है ना। आप फोरहेड से कर सकते हैं, अपनी फोरहेड की स्किन को आगे पीछे थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन दे सकते हैं, बाकी पूरी बॉडी में आप कहीं नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो सबकुटेनियस मसल्स भी आपके क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन हैं। और भी वेस्टिजियल ऑर्गन आपकी बॉडी में है, और भी वेस्टिजियल ऑर्गन आपकी बॉडी में है। तो भैया ये वेस्टिजियल ऑर्गन का पाया जाना क्या सिद्ध करता है, असली बात यहां पर ये। अब वेस्टिजियल ऑर्गन जो है दूसरे जानवरों में भी दिखाई दे जाते हैं, है ना, कुछ और जानवरों में भी। जैसे मोस्ट प्रोबेबली इसमें एग्जाम्पल लिया जाता है स्नेक्स का, है ना। स्नेक्स में फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब गायब, स्नेक्स में है, रिब्स गायब, रिब्स क्या हो गई, गायब हो गई। लेकिन वहीं उनके ग्रुप के जो रेप्टिलियंस, दूसरे रेप्टिलियन है, उनमें फोर लिम्ब भी है, हैंड लिम्ब भी है और रिब्स भी है, तो उनमें प्रेजेंट है, तो उनमें वेस्टिजियल हो। तो इन ऑर्गन्स का पाया जाना क्या प्रूफ करता है बेटा, ये वो जो सब कि आपके पूर्वज ऐसे रहे जिनमें इन अंगों का कार्य वेल था, उनमें थे, लेकिन चेंजेस आते आते एनवायरमेंट की चेंज के अनुसार आप में इनका फंक्शन समाप्त हो गया, और ये धीरे 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 वेस्टिजियल हो गए। सीकम, मैंने बताया सीकम के बारे में शायद रह गया, वो सेलुलोज का पाचन करती है। किसका पाचन करती है, सेलुलोज का पाचन करती है। आप एक ओमनीवेरस एनिमल है, क्या है, मैन इज ए ओमनीवेरस है। आप ना कार्निवोरस है पूरी तरह से, ना हर्बीवोरस है, ओमनीवेरस। देखो आप कार्निवोरस हैं, ये पता चलता है आपके कैनाइन दांत अब तक है। आप हर्बीवोरस हैं, वो पता है आपके प्रीमोलर्स भी बहुत डेवलप है। और आप में वर्मीफोर सीकम भी है जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, सेलुलोज में ही होता है वनस्पति में, तो आप दोनों है मिक्स में, हाँ, तो ओमनीवोरस है। क्लियर, चलिए। तो ये हुए वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का पाया जाना ये प्रूव करता है बेटा कि इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन हो। क्लियर हो गया। तो तीनों प्रकार के ऑर्गन्स आपको पता लग गए। कौन कौन से पता लगे, होमोलोगस पता लग गए, एनालोगस पता लग गए, और वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में आपको पता चल गया। वेरी गुड। और क्या एविडेंस है इवोल्यूशन के, क्या कह रहे हो, यार बोल दो। हाँ ये एम्ब्रियोलॉजिकल बता। हाँ एम्ब्रियोलॉजी भी बताएंगे, उससे पहले एक और कनेक्टिव लिंक है, तो फॉसिल्स हैं। एक और तरह के प्राणी यहाँ पर देखे गए हैं जिनमें एक से अधिक समूह के लक्षण रहते हैं, एक से ज्यादा समूहों के लक्षण उनके अंदर विद्यमान रहते हैं, एक से ज्यादा ग्रुप के लक्षणों को वो रखते हैं। ऐसे सभी जीव ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं कनेक्टिंग लिंक। यानी कि हिंदी में क्या हुआ कनेक्टिंग लिंक का, है? संयोजक कड़ी। हाँ, संयोजक कड़ी, कड़ी, हाँ, कड़ी, कढ़ी और कड़ी दो अलग शब्द मैंने कहा हिंदी में भी, है ना, मिक्स होमोफोनस शब्द है हिंदी में भी। वो है वो अड़ा अड़ा, हाँ डैड अड़ा आता है बोलना तुम्हें, अड़ा तुम्हें हिंदी आती है, हाँ नहीं नहीं आती किसी को, अंडा बोल के दिखाओ। अड़ा हिंदी नहीं सीखी तुमने, एक अड़ा है और एक अड़ा है। हिंदी नहीं सीखी तुमने बच्चों, है ना। हिंदी सीखो कभी अड़ा तो पता अड़ा लगेगा। किसकी लाइन में आता है, कै वाली लाइन में आता है, कौन से सर जी अड़ा, अड़ा सर जी क्या वाली लाइन में सर जी वो है डमरू बना के नीचे बिंदु लगाता हूँ क्या वाली लाइन में आता है है ना। तो क्या वाली में कै वाले कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से, कंठ से क ख ग क ख ग घ,
अब अगर डे बोलना है तो कंठ और नाक दोनों का इस्तेमाल करके बोलो तो अपने आप साउंड आ जाएगा। अब बोलो। हाँ, आई बात समझ में नहीं? मैंने कहा इसलिए आपको हिंदी नहीं आती। हिंदी साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसे बोलने के लिए तो पता होना चाहिए कहाँ से बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी बात पे आते हैं। तो वो भैया कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है ना, संयोजक कड़ी। कौन है कनेक्टिंग लिंक? वे जीव जिनमें एक से अधिक समूहों के लक्षण पाए जाते हैं, वो कनेक्टिंग लिंक। अब ये कनेक्टिंग लिंक जो है शुरुआत से शुरू है। अगर हम ये कनेक्शन दो अलग अलग फाइलम में हो सकता, किंगडम में भी हो सकता है। कितने किंगडम पढ़े हैं आपने? 5। 5। और 5 में से दो महत्वपूर्ण किंगडम बताओ। प्लांटी एंड एनिमल। एक तरफ प्लांट्स है, एक तरफ ऑटोट्रॉफ्स है, एक तरफ हेटेरोट्रॉफ्स है। एकदम न्यूट्रिशन में डिफरेंस। और इन ऐसा भी कोई जीव है कि जो इन दोनों के बीच में आ जाता हो, ऑटोट्रॉफ्स भी कर ले और हेटेरोट्रॉफ्स भी रहे? कोई है ऐसा जीव? बताओ। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, बताइए। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल है प्रोटिस्टा। नो, बताया हुआ है मैंने। है वायरस इज कनेक्टिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये तो उससे पहले पूछना चाहिए था मुझे वायरस को, तो क्योंकि सबसे पहले तो लिविंग और नॉन लिविंग ही थे, है ना। हाँ, एक बच्ची ने बताया, वेरी गुड। बता बेटा। युगलीना। कौन है? वेरी गुड। क्या नाम है बेटा तेरा? है इंशा। इंशा। इंशा ने सही बोला है बिल्कुल कि युगलीना जो है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, है ना। याद आया कुछ या नहीं आया? यस सर। अच्छा, तो भैया प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक होने का मतलब, जब हम इवोल्यूशन आपको पढ़ा रहे थे, इवोल्यूशन ऑफ सेल या लाइफ, तो हमने बताया था पहले तो हिटोट्रॉफ्स थे। पहले क्या थे? फिर ऑटोट्रॉफ्स की तरफ कहानी शुरू हुई, है ना। तो भैया ये कनेक्टिंग लिंक बताते हैं कि भैया चल रहा है इवोल्यूशन, चला है। एक होता है प्रोटीरोस्पोंजिया। एक एनिमल कौन होता है बेटा? प्रोटीरोस्पोंजिया। पहले इसमें लिख लो वायरस। वायरस किसके बीच में है? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। युगलिना किस किसके बीच में है? किस किसके बीच में युगलिना? प्लांट्स एंड एक जानवर है प्रोटीरोस्पोंजिया। नाम में देखो दो चीजें छिपी हुई है, दो फाइलम छिपे हुए हैं, प्रोटोजोआ एंड स्पोरिफेरा। प्रोटोजोआ एंड स्पोरिफेरा। तो ये प्रोटोजो इसमें कोलर सेल्स है। इवन प्रोटोजोन होते हुए भी इसमें क्या है? कोलर सेल्स है। अब भैया कोलर सेल तो स्पॉन्ज में पढ़ी है आपने, लेकिन यहाँ तो प्रोटीरोस्पोंजिया लिए बैठा है। तो इट इज ए कनेक्टिंग इन बिटवीन प्रोटोजोआ एंड स्पोरिफेरा। एक जानवर है प्लेटिपस। कौन है? प्लेटिपस। प्लेटिपस। प्लेटिपस में भी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, एनिलीड्स वाली भी और आर्थ्रोपोड्स वाली भी। एनिलीड्स में भी और आर्थ्रोपोड में भी। तो ये कनेक्टिंग लिंक किस किसके बीच में हुआ? एनिलीडा एंड और एक नियोपिलस है। नियोपिला में किसकी पाई जाती है? एनिलीडा एंड मोलस्का। एनिलीड्स एंड मोलस्क। तो मैंने कहा ना, देखो आप इसे लैडर लाइक मत समझ के चलिए। यस सर। हमारा इवोल्यूशन लैडर लाइक नहीं है, ट्री की ब्रांच की तरह चारों तरफ फैले, बल्कि बुश है, एक से ही कई ब्रांच निकल गई, है ना।
एनिलीड से एक तरफ एनिलीड मिल रहा है मोलस्का से, एक तरफ एनिलीड मिल रहा है आर्थ्रोपोड से, ठीक है ना। तो यही चल रहा है, वही देख रहे हैं हम, शुरू से यही कार्यक्रम चल रहा है। तो भैया ये एनिलीड्स एंड मोलस के बीच में है, एनिलीड्स एंड ऑर्थोपोड्स के बीच में है? बेलेनोग्लोसिस, कौन? बेलेनोग्लोसिस आल्सो अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ये भी कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। एक और कनेक्टिंग निकल के आया जो दोनों के बीच में है। और चलते हैं, एक्जोसीटस यानी लंग फिश, लंग्स फिश, लंग फिश, लंग फिश का एक ग्रुप है वैसे तो, 5-6 फिश उसके अंदर आती हैं जिसमें एक्जोसीटस भी एक है। दे आर कनेक्टिंग बिटवीन पाइसिस एंड एम्फीबियंस, पाइसिस एंड एम्फीबियंस के बीच में है लंग फिश, जो कनेक्टिंग लिंक है। मैं लिखने की तरफ इसलिए जा रहा कि मैं दिमाग से निकलेंगी फिर वो, इसलिए मुझे अभी चल रही है टेप बढ़िया। तो लंग फिश जो है, इसलिए नोट करना, तो कहीं वैसे होंगे आपके पास नोट, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। किस किस के बीच में लंग फिश? एम्फीबियंस एंड आर्क्योप्टेरिक्स। एक फोसिल्स भी है और एक कनेक्टिंग लिंक भी है। आर्क्योप्टेरिक्स एक फोसिल्स भी है और एक कनेक्टिंग, किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है? आर्क्योप्टेरिक्स, रेप्टिलियन एंड बर्ड्स। किस किस के बीच में? रेप्टिलियन एंड बर्ड्स के बीच में कौन है कनेक्टिंग लिंक? आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। काइलेरा, काइलेरा एक एनिमल्स है, कार्टिलेजनस एंड बोनी फिश के बीच में कनेक्टिंग लिंक। किस किस के बीच में? कार्टिलेजनस एंड बोनी, काइलेरा। अब आते हैं हम प्रोटोथीरियंस। किस पे आते हैं? जिसमें डकबिल प्लेटिपस है, स्केलियांट ईटर है, उनमें कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है रेप्टिलियंस एंड मैमल्स, रेप्टिलियन एंड मैमल्स की कनेक्टिंग लिंक है। तो बेटा ये कनेक्टिंग लिंक जिसमें एक से अधिक समूहों के लक्षण हैं, क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? क्या बता रहे हैं कि भाई इनमें कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हो रहा है, कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हो रहा है, हो रहा है, कहीं ना कहीं इवोल्यूशन इनमें हो रहा है। हो रहा है, इवोल्व हो रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि माइथोलॉजी में बहुत से कैरेक्टर ऐसे आते हैं जिन्हें कनेक्ट किया गया। माइथोलॉजी अगर आप पढ़ें, और स्पेशली हिंदू मैथोलॉजी को आप पढ़ें, तो उसमें बहुत से कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक जानवरों के साथ वो कनेक्टिंग लिंक के रूप में, वो प्योर नहीं है, दे आर कनेक्टिंग लिंक कैरेक्टर्स, उनमें कनेक्टिंग लिंक है जो दिखाए गए हैं। एक अभी हम बात कर रहे थे, मैंने शुरू में बात की थी कि आप एक, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट रहता है अर्धनारीश्वर का, यानी आधा शरीर जो है नारी का और आधा शरीर जो है पुरुष का। तो वो कनेक्टिंग लिंक की तरफ, मतलब इस तरह की ये चीजें घटना में आती हैं, तो कोई लिखने वाला कोई ना किसी, फिर उसे हाइपोथेटिकल ज्यादा फैला के बना देते हैं। होती वो छोटी हैं, लेकिन उसे जब चलती है तो भैया क्या यार, एक ना खटमल देखा वहां पे, कितना बड़ा था, इतना बड़ा यार, इतना बड़ा खटमल नहीं होता, बिच्छू, हाँ बिच्छू था। क्या था? लेकिन उसके इतने बड़े बड़े पैर, अरे वो बिच्छू नहीं, वो केकड़ा। फिर वो बनता चला जाता है ना। इसलिए मैथोलॉजी में जैसे जैसे टाइम बीतता है तो चीजें बढ़ती शुरू हो जाती, फिर उसका रियल मीनिंग जो है वो समाप्त होने लगता है, रियल मीनिंग जो है उसका समाप्त होने लगता है, वास्तविकता से वो फिर इतना परे हट जाता है कि उसे कोई सोचता ही नहीं कि ऐसा होगा। तो चलिए, ये कनेक्टिंग लिंक ये प्रूव करते हैं बेटा कि जानवरों में, एनिमल्स में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के कैरेक्टर उपस्थित रहते हैं, है ना। और ये बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, क्या विकास हुआ है।
इवोल्यूशन की तरफ ये बात करते हैं। दे आर द वेस्टिजियल ऑर्गन। अब आते हैं हम किसकी तरफ? अच्छा चलो थोड़ा पूछ लेते हैं, एक दो अब रिवाइज मार दे जल्दी। हाँ जी। सर जी आपने वेस्टिजियल ऑर्गन बताया, तो सर जी आपने इवोल्यूशन में बताते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ, सर जी वो है क्या चीज? प्रोग्रेस की तरफ है इवोल्यूशन। देखो हाँ सर जी बट वो हाँ तो रिड्यूस हुआ है ना। क्या चीज? सर जी वेस्टिजियल ऑर्गन पहले तो अपने पूरे विकसित थे। इवोल्यूशन को आप अंग का इवोल्यूशन क्यों मान रहे हैं? इवोल्यूशन में सबसे अहम है हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर उस क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई ऑर्गन बैरियर बनेगा तो समाप्त होगा, और उससे डेवलपमेंट चाहिएगा तो वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। ये बात ध्यान में रख लो, है ना। किसी एक और पर्टिकुलर ऑर्गन को पकड़ के अगर आप सोचो कि भैया यही विकसित हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जिराफ की गर्दन एक निश्चित लंबाई के बाद नहीं बढ़ेगी, वरना पता लगा कि वो तो केचुआ बन गया। क्या बन गया? केचुआ बन गया। तो यानी लिमिटेशन है इवोल्यूशन की, समझ गए बात। यानी हम किसी एक ऑर्गन को पर्टिकुलरली मान के ये नहीं कर सकते कि भैया इवोल्यूशन हमेशा में अंग, इवोल्यूशन में आप अंग की बात कर रहे हैं, अंग नहीं, इंडिविजुअल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात करो? वो तो नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है जो आपने पूछा। इवोल्यूशन के बारे में जान लिया सब बच्चों ने? यस सर। पढ़ा कुछ? कुछ समझ में आया? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? पहले तो ये बताओ है। वो बच्चा पीछे खड़ा हो, क्या नाम बेटा आपका? नाम बताओ अपना। विजय, विजयी भव। आप विजयी हो अपने उद्देश्य में। बेटा आज हमने जो पढ़ाया है कुछ समझ में आया है? ज्यादा लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? समझ में आता रहा? चलिए बहुत अच्छी बात। इवोल्यूशन की के बारे में क्या समझ में आया? इवोल्यूशन का एम क्या है? क्यों हो रहा है इवोल्यूशन? कोई इवोल्व क्यों होना चाहता है? यहीं से तो चले अब इवोल्यूशन। भाई इवोल्यूशन हमने पढ़ रहे हैं तो क्यों क्यों हमेशा इस रेस में बना रहना चाहता है? वो जिंदगी की रेस में बना रहना चाहता है हर एक प्राणी, कि उसकी पॉपुलेशन जिंदगी की रेस में बनी रहे। तो व्हाट इज द एम ऑफ इवोल्यूशन? मैंने तो एक सेंटेंस में बात खत्म करी थी ये। यस द सर। मेन एम ऑफ सक्सेसफुल फीडिंग एंड रीडिंग सक्सेसफुल फीडिंग फीडिंग एंड ब्रीदिंग, ये तो ऑब्जेक्ट है। और एम है फिटनेस, फिटनेस ऑफ एनवायरनमेंट। ऑफ एनवायरमेंट। हम अपने एनवायरमेंट के प्रति फिट रहें। अगर हम फिट नहीं होंगे तो अनफिट होंगे तो क्या होगा? कौन पूछ रहा है? प्रकृति नहीं पूछती, है ना। प्रकृति बहुत बेरहम है, पीछे छोड़ती चली जाती है। वो कोई रिश्ते नाते नहीं जानती, वो तो केवल चेंज जानती है। आप में लाभदायक परिवर्तन आए या नहीं आए। अब देखो बुखार चल रहा है, कुछ लोग बुखार में पहुंच भी रहे, कुछ लोग बच रहे, काफी लोग बच रहे। जो अपने अंदर वो फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं ला पा रहे उस बुखार की जा रहे हैं, हालांकि दवाई वो भी खा रहे, दवाई वो भी, है ना। तो यही इवोल्यूशन है बेटा, ये फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से है। तो ये चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। बैठिए विजय कुमार जी। और कौन कौन नए बच्चे हैं जरा एक बार हम उनसे रूबरू हो लें उनका। हाँ खड़े हो जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? आयशा? आईना। आईना? आईना बेटा समझ में आ रहा है आपको? कॉन्सेप्ट आया समझ में कुछ? वेरी गुड। इवोल्यूशन के बारे में आया। अच्छा आप भी नहीं है, आपका नाम क्या है? साक्षी जैन। साक्षी? बेटा साक्षी कुछ मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश है? इंग्लिश है। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई लैंग्वेज वगैरह में? समझ में आ रहा है सब? अच्छी तरह समझ में आया इवोल्यूशन है? चलिए, क्या आप अपना इवोल्यूशन देख सकते हैं? नहीं देख सकते।
किसका देख सकते हैं आप इवोल्यूशन? अगर मैं कहूं कि आप किसी प्राणी का इवोल्यूशन जिसका देख सकते हैं, कुछ बता सकते हैं किसका देख सकते हैं? क्या खास बात होनी चाहिए उसमें? उसकी कई पॉपुलेशन आपके सामने से कई जनरेशन आपके सामने से गुजर जानी चाहिए। लाइफ साइकिल उसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होना चाहिए, और जितने छोटे जीव हैं उनका लाइफ साइकिल छोटा होता है, तो उनमें आप इवोल्यूशन देख लेते, उनमें आप इवोल्यूशन देख लेते हैं। बैठ। आपका नाम? आयुषी। आयुषी। आयुषी, आपको भी समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा ये बताओ, क्या हम किसी प्राणी के ऊपर फोर्सफुली इवोल्यूशन थोप सकते हैं क्या, कि भाई कर इवोल्व, कोई इवोल्व लगा डंडा? नहीं कर सकते। ये साइमल्टेनियसली ग्रेजुअल चेंजेस से आता है। बैठो। आपका नाम? रुकमा। मेरे कान तक जरा थोड़ी कम बताओ कि रुकमा रुकमा। रुकुमा। अच्छा रुकुमा। रुमा बेटा, इवोल्यूशन समझ में आया? समझ में आ रहा है। इवोल्यूशन को क्या हम इसमें बैक गियर लगा सकते हैं? बैक गियर में जा सकता है इवोल्यूशन? वापसी हो सकता है इवोल्यूशन, या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। एक बार जब चला है तो चलता ही रहेगा। ठीक। उधर ये रह गई थी बच्ची। आपका नाम? स्वाति। स्वाति बेटा, आपसे भी यही प्रश्न है पहला तो, कि समझ में आ रहा है? कोई लैंग्वेज इश्यू? हिंदी मीडियम से हो? कुछ आज आई प्रॉब्लम आई है? आज कुछ शब्दों में आई क्या? अच्छा थोड़ा सा आई है, तो थोड़ा सा और हिंदी जरा मिक्स कर लेंगे हमको भी, है ना? थोड़ी। अच्छा थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है बेटा? इसे थोड़े थोड़े को जरा ज्यादा ज्यादा, है ना? क्योंकि नेट के लिए थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, है ना? वेरी गुड। बैठो। बैठ जाओ। तो सभी बच्चों को मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा। कल कुछ और एविडेंस के साथ हम चलेंगे, इन एविडेंस को आपसे सुनेंगे भी। ठीक है? सर जी पाँच सेकंड था बच्चों का। सर जी पता नहीं तो क्यों हो गया। सर जी ये थोड़े रखिए कुछ सोचते भी थे सर। सारी चीज बताएंगे, मुझे भी अब तक नहीं पता। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।